हेलो फ्रेंड्स, आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीएसएसबी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। इसमें डीएसएसबी हो गया आपका, सीटेट हो गया आपका, या फिर केवीएस हो गया, अन्य और भी अदर जो एग्ज़ाम है इस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो जीके का क्वेश्चंस है या फिर ईवीएस वगैरह है उसमें आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का फादर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता। अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। इसमें नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है हमारे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर द ड्राफ्ट कमेटी, यानी ड्राफ्ट कमेटी के कौन थे? चेयर थे। अब इसमें दूसरा देख लीजिए हमारा क्या है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस अडोप्ट ऑन 26 नवंबर से 1949। देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है, देखिए क्या क्या फैक्ट। सबसे पहले तो अगर बात की जाए, ये एडॉप्ट कब किया था? पहले तो एडॉप्ट की बात हो जाए तो एडॉप्ट एडॉप्ट जो करा था इसको 26 नवंबर और से 1949 में। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको कम इनटू फोर्स लागू कब किया गया? लागू की बात करी जाऊँ तो 26 जनवरी सन 1950 में इसको लागू किया गया। अब अगर तीसरी बात करें, इसको टाइम कितना लगा बनने में? टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम कितना लगा होगा इसको बनने में? इसको बनने में जो टाइम लगा है वो लगा 2 साल, 2 ईयर, 11 महीने, 11 मंथ, 18 डेज। तो ये आपको इसको बनने में टाइम लगा है। अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा रिटर्न यानी लिखा हुआ संविधान किसका है, तो किसका है हमारा सबसे बड़ा लिखा हुआ? इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कमेटी की स्पेलिंग है वो हमारे एसएसबी एग्जाम में एक बार पूछी गई है। कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है? COMMITTE, कमेटी। तो इस तरीके से सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सीटेट। अगर मैं बात करूँ सीटेट की, तो सीटेट इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो सीटेट किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है? एनटीए के द्वारा? नहीं। एनसीईआरटी के द्वारा? नहीं। सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा जो इसको क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड आप फैक्ट देख लीजिए कुछ। देखिए फैक्ट क्या है, सीटेट मीन्स क्या होता है? सीटेट मीन्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपकी पता होनी चाहिए। आपकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको बता दें, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है? मैंडेटरी है, यानी आपको सीटेट पास करना ही पड़ेगा। अगर आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में आना है तो इसको पहले क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड इज़ लाइफ टाइम। देखिए इसके दो चीज़ें हैं। जब हम सीटेट पहले का जो सीटेट था, जो पहले के बच्चों ने सीटेट टीचरों ने पास किया है, पहले 7 ईयर के लिए था वैलिड। अब लेकिन क्या कर दिया, इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है कि अब अगर आपने एक बार इसको लाइफ में क्या कर लिया, क्वालिफाइड कर लिया, तो आपको इसको दोबारा देने की यानी अगेन इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं नंबरों के अंदर तो कोई कोई बात नहीं, आप अपनी अकॉर्डिंग जितनी चाहे दे सकते हैं। क्योंकि लेकिन इसके नंबर जो है हमारे सीटेट के, वो नंबर एग्ज़ाम में या आपके जो जॉब की कोई भी जो मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू? नहीं, ये तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद। कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया थे। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सर्व 2 टर्म्स, यानी ये 2 बार क्या रहे हैं? 2 बार हमारे प्रेसिडेंट रहे, 2 टाइम्स। कितने? 2 टाइम्स रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी जो है क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये अवार्ड्स इनको मिला था, एक अवॉर्डेड भारत रत्न सन 1962 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल्स की अगर हम बात करें, लॉयन है क्या? नहीं। एलिफेंट है? नहीं। टाइगर। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। तो नेशनल एनिमल क्या हमारा? टाइगर है। फास्टेस्ट एनिमल अगर मैं करूँ तो फास्टेस्ट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो क्या है? टाइगर ही है। ये चीता,
चीता होता है। फास्टेस्ट एनिमल क्या होता है? चीता होता है। चीता सबसे तेज़ दौड़ता है। अब इसमें देख लीजिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले टाइगर रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड द पावर। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ और द पावर। बंगाल टाइगर इज़ ए नेटिव इंडिया। बंगाल टाइगर इज़ ए नेटिव इंडिया। डिक्लेयर नेशनल एनिमल्स इन 1973 में इसको क्या कहा गया? इसको क्या कहा गया? नेशनल एनिमल्स, यानी उससे पहले नहीं था नेशनल एनिमल। अब इसमें देखो नेशनल की चीज़ अगर बात करें तो नेशनल की अगर इन्होंने बात की है, अब देख लेते हैं। नेशनल एक होता है नेशनल बर्ड्स। नेशनल बर्ड्स क्या हमारी? ये तो हो गई पीकॉक। नेशनल बर्ड्स क्या हो गई? पीकॉक हो गई। दूसरा नेशनल सॉन्ग की बात की जाए, ये कौन सा? वंदे मातरम। नेशनल एंथम की बात की जाए, नेशनल एंथम, एंथम की बात की जाए, नेशनल एंथम कौन सा हमारा? जन गण मन, जन गण मन, जो राष्ट्रीय गान हम गाते हैं। और अगर हम बात की जाए और किस किस चीज़ की नेशनल एनिमल, तो इसमें आ ही गया, एनिमल्स की बात की तो टाइगर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ हो सकती हैं? नेशनल अगर ट्री की बात की जाए तो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनल फूड होता है, उसको खिचड़ी को बोलते हैं। नेशनल स्वीट्स है, जलेबी को बोलते हैं। नेशनल सिंबल हमारा अशोक चक्र को बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। लीजिए वही चीज़ आ गई जो हमने अभी करी थी, नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इसका तो डायरेक्ट लगा दीजिए पिकॉक, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब नेक्स्ट क्या है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन पिकॉक इज़ द पिकॉक पिकॉक इज सिंबल ऑफ ग्रेस। इसको जो है ग्रेस के लिए जाना जाता है। डिक्लेयर इन सन 1963 में इसको डिक्लेयर किया गया था क्या? नेशनल बर्ड्स फाउंड अक्रॉस द इंडिया। ये इंडिया में हर जगह पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए नेक्स्ट क्या है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, गंगा है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर देखिए भारत के नक्शे में अगर देखा जाए, जैसे अगर मैं बना दूँ यहाँ पर एक मैप बना देता हूँ भारत का, इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से, यहाँ ये हो गया आपका भूटान, ये हो गया आपका पश्चिम में भारत, ये यहाँ से इस तरीके से, ये हमारा दक्षिणी एरिया हो गया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ये हमारा हो गया गुजरात, और ये हो गया हमारा इस तरीके से भारत। अब इसमें क्या है, अगर नदी की बात की जाए, यहाँ से ये जो आपका, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से, यहाँ से होती है और यहाँ जाती है, इतनी बड़ी। यहीं से फिर एक नदी और निकलती है, यमुना, और ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है? मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ी नदी की, तो सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी? ये वाली, ये तो हमारी गंगा है, गंगा नदी। और ये जो है यमुना, यमुना नदी। और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से होकर के जो है इस तरीके से जाती है, और यहाँ से निकल करके यहाँ बनाती, यहाँ बनता है आपका सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका, देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे गंगा ऑर्गेनेटेड फ्रॉम गंगोत्री, यानी गंगोत्री जो मैंने इधर का पार्ट बताया था, वहाँ से जो है गंगोत्री होती है। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है इसकी लेंथ? इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्दर्न, ये नॉर्थ में ज़्यादातर इसको जो है, यहाँ से नॉर्थ, ये अगर भारत का जो अगर मैं कहूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इधर से आकर के ऐसे करके बह करके यहाँ पर नॉर्थ में ज़्यादा ये है फैली हुई, ठीक है। नेक्स्ट कल चलते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट। कितने? 28 स्टेट है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कितनी है? यूनियन टेरिटरी स्टेट हमारी 8 हो रखी हैं। अभी पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर, इसको स्टेट की, जो पहले स्टेट था, स्टेट की कैटेगरी से हटा करके इसको क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी में इसको कन्वर्ट कर दिया है, लेह और लद्दाख के अंदर, ठीक है। तो उसमें चेंज कर दिया, पहला लेह, दूसरा लद्दाख में इसको चेंज कर दिया गया है।
नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बता रखा है यही चीज़ बताइए आपको। जैसे 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। तेलंगाना, जो तेलंगाना फॉर्म बना था ये 2014 के अंदर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर इज़ नाउ यूनियन टेरिटरी। पहले ही स्टेट था, अब ये यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में आ गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? तो इंडिया की मुंबई नहीं, कोलकाता नहीं, चेन्नई नहीं, नई दिल्ली। इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? नई दिल्ली है। अगर देखो कैपिटल की अगर बात की जाए, कैपिटल इंडिया की, देखो अगर पहले फाइनेंशियल कैपिटल की अगर बात की जाए, जो फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है इंडिया की, उस वो है मुंबई। मुंबई ये कौन सी फाइनेंशियल कैपिटल, अगर वैसे कैपिटल बन जाए तो न्यू दिल्ली। देखिए सबसे ये कब बनी थी? सन 1911 में ये बनी थी। ठीक है। अब देख लीजिए, जैसा कि न्यू दिल्ली इज़ बिकम कैपिटल इन 1911, लोकेटेड इन दिल्ली यूटी, सीट सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है। जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उन पे किसका राज होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। हु इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन का तो आपको पता है, विक्रम साराभाई नहीं, सीवी रमन नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या माना जाता है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हमारी दुनिया के अंदर, जितने हमारी इंडिया के अंदर न्यूक्लियर बम का जो ईजाद किया है इन्होंने ही किया है। इनसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर जो कलाम थे वो 11th प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर के? 11th प्रेसिडेंट। लेड इन्होंने क्या क्या लीड किया है? ISRO और DRDO प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट उन्होंने लीड किया है। ये बॉन्ड, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 में। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल। द ताजमहल इज़ लोकेटेड इन। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, आगरा में है। कहाँ है? और आगरा कहाँ पर है? यूपी के अंदर। देखिए यूपी में है आगरा, और आगरा में है ताजमहल। ताजमहल बनवाया किसने था? वो और देख लीजिए, आपको आई थिंक पता ही होगा बनवाया किसने था। ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज़ की याद में। मुमताज़ की याद में बनवाया था शाहजहां ने। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी ये बहुत ही पुरानी, और पुरानी क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण के लिए, यानी कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है हमारे पास। मेड ऑफ वाइट मार्बल्स, ये वाइट मार्बल से बनी हुई है। और किस किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अगर जो आप बनना चाहते हैं टीचर्स डे, वो तो आपको पता ही होगा सेलिब्रेट कब किया जाता है? 2 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर को क्या किया जाता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को किया जाता है। 5 अक्टूबर, 5 सितंबर को हम जो है क्या क्या करते हैं? सेलिब्रेट टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। टीचर डे सेलिब्रेट जो किया जाता है, क्यों किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की को लेकर के सेलिब्रेट किया गया था। टीचर के रोल और ऑब्जर्व, यानी कब से मनाना स्टार्ट किया था? सन 1962। सन भी याद करते हुए चलिएगा। जैसे कि आपके क्वेश्चन अभी भी आपको याद होंगे। जैसे हमारा संविधान कब लागू किया गया? सबसे पहले तो एडॉप्ट कब किया गया? सन 1949 में एडॉप्ट किया गया था। फिर लागू कब किया गया? सन 1950 में लागू किया गया। दूसरा, और अगर मैं बात करूँ हमारी दिल्ली राजधानी कब बनी? सन 1911 में। तो इस तरीके से आप सन को भी याद करते हुए चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट चलिएगा, हमारा क्वेश्चन से प्लेनेट के अकॉर्डिंग। रेड प्लेनेट, विच प्लेनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लेनेट? विच प्लेनेट इज़ नॉन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट को किसके नाम से जानते हैं? वीनस को नहीं, मार्स को जाना जाता है। रेड प्लेनेट किसका कहता है? मार्स को। सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या है। अब मार्स अपीयर रेड ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इसको अगर हम रेड कह रहे हैं, रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लाल कलर का दिखता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है। दूसरी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ को आपको क्या बोलते हैं? अर्थ पता है आपको? इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर इसको स्पेस से देखते हैं तो स्पेस से हमें किस कलर की नज़र आती है? अगर हम इसको स्पेस से देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की
नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो 71% क्या है, ओनली वाटर है। बाकी जो 29% है वो क्या है, लैंड है। तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी किस तरह दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। नेक्स्ट है आपका, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने? नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने? यस, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा क्या करा था, नेशनल एंथम लिखा था। नेशनल सॉन्ग, दो चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर नेशनल सॉन्ग की बात आती है और नेशनल एंथम की बात आती है तो इसमें अलग अलग है, ज़रा ध्यान में रखिएगा एक चीज़ को। अगर मैं कहूँ नेशनल सॉन्ग तो फिर तो हो गए आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर मैं कहूँ नेशनल एंथम तो ये हो गए फिर आपके कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेशनल एंथम से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए, वो आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रिटर्न इन बंगाली, बंगाली के अंदर लिखा, एडोप्ट कब किया गया था, सन 1950 में। और ये जो है 52 सेकंड के अंदर हम इसको गाना चाहिए। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो 52 सेकंड के अंदर इसको गाना चाहिए। और अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूँ, उन्होंने गीतांजलि नामक बुक भी लिखी है। गीतांजलि बहुत फेमस बुक है और ये सीटेट वगैरह में और DSSB में पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, यह गीतांजलि किसने लिखी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सीटेट और उसमें DSSB में ये भी आपका पूछा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन, इसको बोलते हैं येन, जापान की करेंसी को। अब इसमें अगर हम देखें येन इंट्रोड्यूस इन 1871 में। येन सिंबल, येन देखिए सिंबल इस तरीके से, ये येन का सिंबल है, यानी इस तरीके से सिंबल बनता है। जैसे हमारा रुपये का सिंबल कैसा है, इस तरीके से, ये हमारे रुपये का सिंबल है। ये इस तरीके से येन का सिंबल है। यूज्ड ओनली इन जापान, ये जापान में ही ओनली यूज़ की जाती है, जो जापान करेंसी है येन। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे उसका। विटामिन, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट के द्वारा जो आपकी सनलाइट है, अगर आप धूप में खड़े हैं, आपकी बॉडी पर अगर सनलाइट पड़ रही है, ये सनलाइट पड़ रही है, तो आप कौन सा विटामिन इसमें ऑब्टेंड करेंगे, तो इसमें होता है ये विटामिन डी। विटामिन डी हमारी क्या करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। बोन्स के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर मैं बात करूँ बोन्स, तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करूँ तो इसके अंदर कितनी बॉडी होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूँ, एक जो बड़ी जांघ की हड्डी होती है, दूसरी जो हमारे कान के अंदर एक हड्डी होती है। तो इस तरीके से हमारे इसमें बोन्स होती हैं। बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें क्या है, विटामिन डी हेल्प बोन्स ग्रोथ। विटामिन डी क्या करता है, बोन्स को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस बाय स्किन इन सनलाइट, डिफिशियंसी कोज रिकेट्स। अगर विटामिन डी की कमी हमारे अंदर हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उससे कौन सा रोग होगा, अगर तो होगा उसमें रिकेट्स होगा। बहुत आसान है, आप धूप में कहीं भी जाकर खड़े हो जाइए और आपको विटामिन डी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे सीटेट हो गया आपका, DSSB हो गई आपकी, या KVS हो गई, या यूपी टेट हो गया, या फिर सुपर टेट हो गया, या बिहार टेट हो गया, या फिर TRE जो अभी आपके बिहार में चल रहे हैं, तो वो हो गए सभी। और अदर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्या हैं, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप डेली समझ लीजिए, 15 पे अगर आप डेली करते हैं तो मंथ में कितने होंगे, मंथ में फिर 2 मंथ में कितने होंगे, इस तरीके से 1 साल अगर आप कर लो तो आपकी GK के ऊपर क्या हो जाए, पकड़ बन जाए, आप स्ट्रॉन्ग हो जाए आपके ये सब्जेक्ट में। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।